अच्छा, ये पहले का है, ठीक है। तो डब्ल्यूएचओ जो है उसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, और इसे क्या कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो हम देख रहे थे कि डब्ल्यूएचओ की ने क्या परिभाषा दी है। तो डब्ल्यूएचओ कहते हैं कि स्वास्थ्य न केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति है, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को या तो कोई बीमारी हो, या फिर जी सर, ओके ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को बीमारी या दुर्बलता है तो जरूरी नहीं है कि उसका स्वास्थ्य ठीक है। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे को कोई किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, मैं कह रहा हूँ मेरे को किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, कोई विकृति नहीं है, कोई दुर्बलता नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि मेरा स्वास्थ्य एकदम ठीक है। उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक है। जबकि डब्ल्यूएचओ क्या कहते हैं, जबकि स्वास्थ्य क्या होता है, अगर किसी का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति हो, यानी कि मैं शारीरिक रूप से भी फिट हूँ, मैं मानसिक रूप से भी, कि मेरे अंदर कोई तनाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है, किसी भी चीज का, सामाजिक, समाज का या किसी भी लोगों का कोई प्रेशर नहीं है, और मैं क्या हूँ, सामाजिक कल्याण की स्थिति में हूँ, तो वो मानेंगे कि आपका स्वास्थ्य ठीक है। तो जब डब्ल्यूएचओ यही कहते हैं कि केवल बीमारी या दुर्बलता नहीं होना स्वास्थ्य ठीक होना नहीं है, जबकि स्वास्थ्य जिसे कहते हैं जिसमें व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक कल्याण की क्या हो, स्थिति में हो। तो ये परिभाषा काफी बार पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है किसने दी, डब्ल्यूएचओ ने दी। ठीक है, तो आप इसमें क्या याद रख सकते हो, ये देखो मैंने कीवर्ड लिखा है, स्वास्थ्यपूर्ण सामाजिक, शारीरिक व मानसिक कल्याण की स्थिति है। तो ये वाली जो लाइन है, ये हमें लिखनी है अपने शॉर्ट नोट्स में, कि डब्ल्यूएचओ क्या कहते हैं कि स्वास्थ्य जो है पूर्ण सामाजिक, शारीरिक व मानसिक कल्याण की स्थिति है। अगला चलते हैं, रूथ ई ग्राउट, ये इनका नाम है, या नीचे लिख देता हूँ, क्या नाम है इनका, रूथ ई ग्राउट। तो अब ये क्या कहते हैं, अब देखो मैं इसी नाम को क्या है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये देखो मैं इंग्लिश में लिखता हूँ इस नाम को। हम क्या है, जो चीजें अगर हमको थोड़ा इंग्लिश से समझने से याद हो रही है तो हम इंग्लिश में देख लेंगे, हिंदी में आ रही तो याद हो रही तो इंग्लिश में, हमको याद करना है। ठीक है, तो ये मैंने नाम लिख लिया, रूथी ग्राउट। अब ये क्या कहते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा शैक्षणिक प्रक्रियाओं के माध्यम से वंचित व्यक्ति और सामुदायिक व्यवहार पैटर्न में स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान है। ठीक है सर, ये तो मुझे याद नहीं हुआ, चलो आओ याद करते हैं। तो इसने क्या बोला है कि स्वास्थ्य शिक्षा जो है शैक्षिक प्रक्रियाओं के माध्यम से वंचित व्यक्ति और सामुदायिक व्यवहार पैटर्न, एक तो किसके बारे में, किसको बताना है, जो व्यक्ति जो है वो वंचित रह गए हैं, और दूसरा किसको, सामुदायिक व्यवहार पैटर्न को। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे, तो दोस्तों इंग्लिश में अगर मैं ये रूथ के आगे अगर टी लगा देता हूँ, क्या लगाता हूँ, ये देखो रूथ के आगे क्या लगाता हूँ, टी लगाता हूँ। टी मतलब क्या है, ट्रुथ। ट्रुथ मतलब क्या कहना, सच कहना। तो सच किसको कह रहा है, जो भी व्यक्ति क्या है, वंचित है, और सामुदायिक व्यवहार पैटर्न को क्या कर रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। अब याद हो जाएगा, अब याद हो जाएगा, क्या कहा हमने, रूथ के आगे क्या लगा दिया, टी लगा दिया। जब भी इसकी परिभाषा होगी तो रूथ के आगे क्या लगा देंगे, टी। तो ट्रुथ मतलब क्या होना, सच कहना। सच किसको कहेंगे, एक तो जो वंचित व्यक्ति है, और साथ में क्या है, सामुदायिक व्यवहार पैटर्न को। क्लियर है इतना, ये देखिए कीवर्ड क्या लिखा है, ट्रुथ, व्यक्ति व सामुदायिक व्यवहार को। तो ये कीवर्ड जो लिखे हुए हैं, ये आपको अपने शॉर्ट नोट्स में लिखना है। ये ऐसे कैसे परिभाषा पूछी जाती है, तो अपन को बिल्कुल गलत नहीं करनी है। ठीक है, अगली परिभाषा में चलते हैं, वो है जेएफ विलियम्स। तो जेएफ विलियम्स जो है वो क्या परिभाषा देते हैं, वो कहते हैं स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को सबसे अधिक जीने और सर्वोत्तम सेवा करने में सक्षम बनाता है। सबसे अधिक जीने और सर्वोत्तम सेवा करने में, अगर इंग्लिश में क्या हूं, टू लिव मोस्ट एंड सर्व बेस्ट। ठीक है सर, अब ये तो आपने बता दिया, पर मेरे को याद कैसे होगा। तो आपने दोस्तों देखा होगा, एक केन विलियमसन जो है वो न्यूजीलैंड टीम के कप्तान थे, न्यूजीलैंड टीम के कप्तान थे। तो वो क्या कहते हैं कि एक तो क्या व्यक्ति को सबसे अधिक जीना, और क्या करना, वो अपने, उन्होंने अपने देश की सेवा की, तो सर्वोत्तम सेवा करना, यानी क्रिकेट के साथ साथ क्या है, व्यक्ति को खुद को जीना भी है। तो वही है सबसे अधिक जीना, और क्या करना, सर्वोत्तम सेवा करना, यानी कि टू लिव मोस्ट एंड सर्व बेस्ट। किससे नाम याद करेंगे, केन विलियम्स से। इनका क्या नाम था, इनका नाम था जेएफ विलियम्स। तो तीन परिभाषा की, क्या तीन परिभाषा याद हो गई है। पहली परिभाषा अगर मैं रिकॉल कराऊं आपको, तो पहली परिभाषा थी किसकी, डब्ल्यूएचओ की। वो क्या बोलते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक कल्याण की व्यवस्था है, उसे कहते हैं स्वास्थ्य। सिर्फ दुर्बलता या बीमारी नहीं होना स्वास्थ्य नहीं कहलाएगा। अगली परिभाषा की बात करूं तो क्या था, रूथ ई ग्राउट। रूथ के आगे क्या लगाऊंगा, टी, यानी कि सच किसको कहेंगे, जो व्यक्ति वंचित है, और क्या है, सामुदायिक व्यवहार पैटर्न को। ठीक है, तीसरी जो परिभाषा है वो किसकी है, तीसरी परिभाषा है जेएफ विलियम्स की। तो जेएफ विलियम्स से क्या याद रखेंगे, केन विलियमसन। ये क्या कहते हैं, टू लिव मोस्ट एंड सर्व बेस्ट, यानी कि सबसे अधिक जीना और सर्वोत्तम सेवा करना। क्लियर है भाई, तीनों परिभाषा याद रह जाएगी अब। तो ये जो चीजें लिखी हुई है, कीवर्ड, ये आपको अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर लिखना है, और बाकी आप पूरा लॉन्ग नोट्स में लिख सकते हैं। तो अभी तक सिर्फ 3 लाइन हुई है शॉर्ट नोट्स की। चले भाई आगे, याद हो गया इतना, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि क्या जो अपन ने स्वास्थ्य शिक्षा पढ़ रहे हैं उसके उद्देश्य क्या है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स है, क्यों इसको पढ़ा जाता है। तो क्या उद्देश्य है, सबसे पहले जो उद्देश्य दिए है, वो उद्देश्य देने वाले थे जेई पार्क। ये इनका नाम है, या लिख देता हूँ, क्या नाम है सर, जेई पार्क नाम है। ठीक है,
ये क्या कहता है कि एक तो क्या करना, इन्फॉर्मिंग पीपल, मोटिवेटिंग पीपल और गाइडिंग इनटू एक्शन। यानी कि अगर हिंदी में बोलूं तो क्या करना, लोगों को क्या करना, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना। ये स्वास्थ्य शिक्षा का क्या है, उद्देश्य है। और क्या है, लोगों को प्रेरित करना कि भाई आप अपना अच्छा स्वास्थ्य रखो, अगर आप अच्छा स्वास्थ्य रखोगे तो कोई बीमारी नहीं होगी। तो इस तरीके से लोगों को प्रेरित करना स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है, और एक क्या करना, एक उनको कार्य के लिए मार्गदर्शन करना, यानी कि किस तरीके से वो अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। तो ये क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य है, जो कि किसने दिए, दिए हैं जेई पार्क ने। सर ठीक है, ये तो आपने बता दिया, बट अब याद करने का भी थोड़ा नुस्खा बता दो, कैसे याद रखेंगे। तो याद कैसे रखेंगे, देखो ये क्या नाम है, जेई पार्क। तो दोस्तों पार्क जब अपने माइंड में आता है, तो अगर आप भी सुबह मॉर्निंग वॉक में या कभी पार्क गए होंगे, तो वहां पर क्या होता है, काफी तरह के लोग मिलते हैं, काफी तरह के लोग मिलते हैं। मतलब कि अगर मैं कहूँ, कोई जो है हंस रहे होते हैं, कोई झुंड बना के बातें कर रहे होते हैं, कोई दौड़ रहा होता है, कोई मेहनत कर रहा होता है, कोई रो रहा होता है। तो अलग अलग तरह के जो है हमको लोग मिलते हैं। तो जब अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, जब व्हाट्सएप पे हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, इमोजी। इमोजी मतलब क्या है, अलग अलग तरह के चित्र बनाना। ठीक है, ये कोई उदास है, कोई अच्छा है, कोई कैसा दिख रहा है, तो अलग अलग तरह के क्या कहते हैं, चित्र बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, इमोजी दिखते हैं। तो इमोजी कहाँ मिलते हैं सर, इमोजी आपने बताया हमको, इमोजी कहाँ मिलते हैं, पार्क में मिलते हैं। ये मैंने लिख दिया पार्क में। ठीक है, तो जेई पार्क के क्या उद्देश्य है, ये देखो इंग्लिश में याद करो, इमोजी। आई, ये देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, IMOG, बस ये याद करना है। यानी कि इन्फॉर्मिंग पीपल, मोटिवेटिंग पीपल, गाइडिंग इनटू एक्शन, यानी कि जानकारी देना, प्रेरित करना और कार्य के लिए मार्गदर्शन। क्लियर है भाई इतना उद्देश्य। अब वो क्या क्वेश्चन बनेगा सर, ये भी बता दो। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से कौन सा उद्देश्य जेई पार्क द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में नहीं दिया गया। तो कौन सा, ये तीन दिए गए और एक कौन सा ले लेगा, इसमें से ले लेगा या किसी और में से ले लेगा। तो आपको याद रखना है क्या है, पार्क में तो क्या दिखते हैं सर, इमोजी दिखते हैं। यानी कि इन्फॉर्मिंग पीपल, इन्फॉर्मिंग मतलब क्या, जानकारी देना। मोटिवेटिंग पीपल यानी कि क्या, प्रेरित करना। और गाइडिंग इनटू एक्शन यानी कि क्या करना, कार्य के लिए उनको मार्गदर्शन देना। क्लियर है भाई, ये पहला उद्देश्य। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, तो ये देखो जेई ने पार्क में क्या दिए, क्या देखे, इमोजी देखी। ठीक है, ये इसकी मैंने लिखी कीवर्ड। अब आगे चलते हैं, रूथ ई ग्राउट। सर ये रूथ ई ग्राउट जो है, वो नाम तो सुना सुना लिख रहा है, क्योंकि इसकी अपन ने परिभाषा भी याद करी थी। परिभाषा ये कह रही थी कि परिभाषा स्टार्ट हो रही थी रूथ, यानी रूथ को क्या है, ट्रुथ को हमने देखा था। सच किसको बता रहे थे, सच हमने बता रहे थे, एक तो जो भी वंचित व्यक्ति है, और एक सामुदायिक व्यवहार पैटर्न को। ठीक है सर, आपने बता दिया। तो अब जेई पार्क जो है वो क्या देते हैं, वो देते हैं कि आपको क्या है, एक तो ऑप्टिमम डेवलपमेंट उन्होंने जो दिए हैं, वो तीन प्रकार के फिर उन्होंने भी उद्देश्य दिए। एक तो दिया ऑप्टिमम डेवलपमेंट, यानी इसको क्या कहते हैं, सर्वोत्तम विकास। ठीक है, दूसरा क्या है, बेटर ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी कि बेहतर मानवीय संबंध। कैसे संबंध, बेहतर मानवीय संबंध। और तीसरा क्या है, सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि क्या, नागरिक जिम्मेदारी। ठीक है सर, ये तो आपने बता दिया, पर अब जब हमारे एग्जाम में जब प्रश्न पूछा जाएगा इस तरीके का कि अ, रूथ ई ग्राउट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य नहीं दिया गया, तो ये तीन होंगे और एक कौन सा होगा, एक कोई और होगा। तो अब हम कैसे अलग करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। देखो ये रूथ के आगे फिर मैं क्या लगा देता हूँ, टी लगा देता हूँ, ये मैंने लगा दिया टी। अब ये सच क्या बोलेगा, पहले तो इसने सच बोला था वंचित व्यक्ति को और सामुदायिक व्यवहार पैटर्न को। अब सच क्या बोलेंगे, तो अब ये सच बोलेंगे कि भाई साहब, ओबीसी, ओबीसी और जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनकी अब जो मेरिट है, उनकी मेरिट जो जारी है, वो कैसी जारी है, एक जैसी जारी, यानी कि अब उनमें ज्यादा फर्क जो है नहीं रहा है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। तो किसके बारे में बोला, ओबीसी के बारे में। तो ये देखो, ओ से क्या है, ऑप्टिमम, बी से क्या है, बेटर ह्यूमन रिलेशनशिप, और सी से क्या है, सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सर्वोत्तम विकास, बेहतर मानवीय संबंध और नागरिक जिम्मेदारी। तो याद रखना है, ट्रूथ ई ग्राउट, रूथ नहीं, ट्रूथ ई ग्राउट क्या दिया, ओबीसी के बारे में, तो ओबीसी लिख दिया। और ऊपर क्या दिया था, पार्क में क्या दिखते हैं, इमोजी दिखते हैं, यानी कि इन्फॉर्मिंग पीपल, मोटिवेटिंग पीपल और गाइडिंग इनटू एक्शन। यानी कि क्या था, इन्फॉर्मिंग यानी कि जानकारी देना, प्रेरित करना और उनके कार्य के प्रति मार्गदर्शन देना। तो ये दो प्रकार के जो है उद्देश्य अधिक बार क्वेश्चन में पूछे गए, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्लियर है भाई, क्योंकि ये तीन तीन है, एक जो है वो अलग दे देगा। तो ये देखो कीवर्ड दिखा है कि ओबीसी क्या है, सत्य है। ओबीसी और जनरल की मेरिट क्या है, सत्य है कि एक जैसी जा रही है। ठीक है भाई, इतनी चीज याद हुई भाई, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में जो हमने तीन परिभाषा पढ़ी और दो उद्देश्य पढ़े, क्या अभी तक सबको याद है, फटाफट फटाफट एक बार।
ठीक है भैया, अब आगे चलते हैं। अब क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र। अब क्षेत्र क्या क्या है, क्षेत्र के बारे में क्या है, मोनीचरण कह रहे हैं सर, पवन कुमार स्वामी कह रहे हैं, ठीक है, ओके सर। ओके, चलो अब क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा के जो क्षेत्र है उनके बारे में पता है। तो सबसे पहला है क्या है, स्वास्थ्य जीवन शैली। यानी कि स्वास्थ्य जीवन शैली अगर आपको रखनी है तो आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। तो स्वास्थ्य जीवन शैली के लिए सबसे पहले क्या है, हेल्दी फूड, यानी कि आपको क्या है, पौष्टिक आहार चाहिए। फिर क्या चाहिए, एनवायरमेंट हाइजीन, यानी कि पर्यावरण स्वच्छता, यानी कि जिस भी पर्यावरण में आप रह रहे हैं वो क्या हो, स्वच्छ हो, ठीक है। अगला क्या है, पर्सनल हाइजीन, यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता। और आखिरी क्या है, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एक्सरसाइज, यानी कि शारीरिक व्यायाम। तो ये क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र है जहाँ पर स्वस्थ जीवन शैली के लिए क्या है, हमको ये चार चीजें चाहिए। तो इसको क्या है, इसको हम याद कर सकते हैं, ये देखो हैप्पी, स्वस्थ जीवन शैली के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खुश रहना पड़ेगा, हैप्पी। तो एच से क्या है, हेल्दी फूड, यानी कि क्या है, पौष्टिक आहार। ई से क्या है, एनवायरमेंट, यानी कि पर्यावरण की स्वच्छता। फिर पी से क्या है, पर्सन, यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता। और फिर पी से क्या है, यानी कि आपको रोज कुछ ना कुछ शारीरिक व्यायाम करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं। तो सेवाएं क्या है, सबसे पहले तो आपको कहा जाएगा कि अगर कोई बीमारी आई है तो आप कैसे उससे बच सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो हमने देखा बचाव के बारे में। फिर हमने देखा कि अगर कोई बीमारी होती है तो उसका निरीक्षण कैसे करें, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ का जो है असेसमेंट कैसे करें, स्वास्थ्य निरीक्षण कैसे करें। फिर क्या है, उसका निदान कैसे करें, यानी कि अगर कोई रोग लग गया तो निदान कैसे करें। और अंत में क्या है, उपचार, यानी कि ट्रीटमेंट। तो ये सामान्य से शब्द है, इस पे हम ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। बस आपको एक दिमाग के तौर पर ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य शिक्षा के क्या है, क्षेत्र है। फिर आगे देखते हैं स्वास्थ्य निर्देश। तो निर्देश क्या है, एक तो व्यक्ति को स्वस्थ आदत रखनी पड़ेगी, स्वच्छ शिक्षा लेनी पड़ेगी कि शिक्षा क्या होती है, यानी कि अगर कोई ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो वो किस बीमारी के बारे में बता रहे हैं। फिर क्या है, स्वच्छ कौशल। और फिर क्या है, स्वच्छ दृष्टिकोण। तो इससे यहाँ से ज्यादा इतने क्वेश्चन नहीं बनते, बस हमने एक बार देख लिया। आगे चलते हैं हम कि संचारी रोग के संचरण के तरीके, यानी कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, कम्युनिकेबल डिजीज। यानी कि ये कह रहा है, ये समझा रहा है कि जो संचारी रोग है, कम्युनिकेबल डिजीज है, वो किस तरीके से फैलते हैं। तो अगर जब हम इसमें आगे जाएंगे तो हम देखेंगे जो रोग है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यानी कि कम्युनिकेबल, और एक होता है नॉन कम्युनिकेबल, यानी कि संचारी और गैर संचारी। तो ये कौन कौन से रोग होते हैं और ये किस तरीके से फैलते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, संचारी रोग की। तो संचारी रोग जो है वो किस तरीके से फैलते हैं। तो एक लिखा हुआ है प्रत्यक्ष संचरण, अगर इसको मैं इंग्लिश में कहूँ तो इसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है सर। और एक लिखा हुआ है अप्रत्यक्ष संचरण, यानी कि इसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है सर, इतनी बात ठीक है। तो अब आपको देखना है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट यानी कि प्रत्यक्ष संचरण कैसे फैलता है, और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष संचरण किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम प्रत्यक्ष की बात करते हैं। सबसे पहला क्या है, डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष शारीरिक संबंध। तो अब ये क्या चीज कह रही है कि जैसे कोविड फैला था, तो कोविड कैसा फैला था कि अगर जैसे मान लो कि मेरा कोई दोस्त है, उसको कोविड हुआ है, और मैं जाता हूँ, उससे हाथ मिलाता हूँ, उसके साथ बैठता हूँ, नाश्ता करता हूँ, खाना खाता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया मेरा और उसका। तो वैसे उसको कोविड हुआ था तो मान लो मेरे को भी हो सकता है या मेरे को भी हो गया। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट, यानी कि क्या कहा, प्रत्यक्ष शारीरिक संबंध के हिसाब से उसको हो वो जो रोग है वो फैल गया। आगे चलते हैं, अगला क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी कि बूंदों के कारण। अगर मैं लिखूं तो क्या है, बूंदों के कारण। यानी कि अब यहाँ पर क्या हुआ कि मान लो कि जब अपन कहते हैं कि अगर किसी को खांसी आती है या छींके आती है तो क्या होता है, मुंह पे हाथ रखना चाहिए। अब मुंह पे अगर हाथ नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि वो जो अंदर से जो ड्रॉपलेट निकले हैं, जो बूंदे निकली है, जो जर्म्स की निकली है, बैक्टीरिया की निकली, वो क्या होगा, किसी और के पास चली जाएगी और उसको हो जाएगा। तो वही चीज है क्या, बूंदों के द्वारा, यानी कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ये भी कैसा हुआ, ये भी प्रत्यक्ष का होगा। तो यह क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष संचरण का नहीं है या प्रत्यक्ष संचरण का है। आगे चलते हैं, क्या है, वर्टिकल ट्रांसमिशन। अब वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होता है, तो इसको मैं हिंदी में भी यही लिखूंगा, वर्टिकल संचरण। सर ये थोड़ा बता दो, ये नाम से क्लियर नहीं हो रहा है, बाकी तो क्लियर हो रहा है। तो वर्टिकल संचरण दोस्तों से कहते हैं जब जो रोग है वो माँ से बच्चों में फैलता है। किस में फैलता है, माँ से बच्चों में। इसका कहने का मतलब ये है कि जब कोई नए बच्चे का जन्म होता है, माँ के द्वारा नए बच्चों का जन्म होता है माताओं के द्वारा, तो वहां पर क्या होता है कि अगर कोई बीमारी माताओं को होती है तो काफी चांस बनते हैं कि वो बीमारी किसको होगी, बच्चों को भी होगी। तो उसे कहते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन, यानी कि वर्टिकल संचरण। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्टिकल संचरण मतलब क्या होता है, माँ से जो बच्चों में जो रोग फैलते हैं उसे कहते हैं वर्टिकल संचरण। आगे चलते हैं, कॉन्टेक्ट विद सॉइल। ये सॉइल की जगह क्या है, कॉन्टेक्ट विद क्या है, सॉइल है। अब सॉइल क्या होता है सर, यानी कि यहाँ पर क्या है,
जो मिट्टी है, मिट्टी या कोई घाव से मैं कह सकता हूँ। ठीक है? अब ये कैसे होता है कि जैसे मान लो कि आपको हम देखते हैं कि एक रोग आता है मम्प्स रोग, आपने सुना होगा गल्स हुआ, वो क्या होता है उसमें कि उसमें जो अपनी थायरॉइड ग्रंथि होती है गले में होता है, यहाँ से थोड़ा फैल जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, सूजन आ जाती है और फिर वहाँ पे उस वक़्त डॉक्टर कहते हैं कि यहाँ पर आपको हाथ नहीं लगाना है। या फिर मैं अगर कहूँगा कि तो यहाँ पर तो क्या हो गया कोई घाव हुआ है तो उसके ऊपर हाथ नहीं लगाना या फिर मिट्टी के थ्रू अगर मान लो मिट्टी में कोई बैक्टीरिया पड़ा है या कुछ ऐसे पड़े हैं वायरसेस और मिट्टी के थ्रू अगर वो फैल रहा है, जैसे आप देखते हो कि जब लोहे से लगती है तो क्या होता है टिटनेस का इंजेक्शन लगाया जाता है। मिट्टी लोहे से जब कोई गिरता है आदमी तो क्या होता है टिटनेस का इंजेक्शन लगाता है, तो वो भी क्या होगा एक प्रकार का प्रत्यक्ष संचरण है। तो ये हमने 4 प्रकार पढ़े हैं किस तरीके से जब संचारी रोग जो है प्रत्यक्ष संचरण से फैलते हैं। सबसे पहले तो क्या है, एक तो सबसे पहले तो शारीरिक संबंध यानी कि प्रत्यक्ष शारीरिक संबंध के द्वारा, दूसरा क्या होता है बूंदों के द्वारा यानी कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, तीसरा क्या होता है वर्टिकल, वर्टिकल मतलब क्या होता है माताओं से बच्चों में फैलना और चौथा क्या होता है या तो कॉन्टैक्ट विद सॉइल या फिर मिट्टी या घाव से जो है फैलना। क्लियर है इतनी चीज? ठीक है, अब हम देखते हैं अप्रत्यक्ष संचरण। तो अप्रत्यक्ष संचरण यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जो व्यक्ति है वो प्रत्यक्ष रूप से ही अप्रत्यक्ष मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि यहाँ पर तो क्या हो रहा था कि जिसको कोविड हुआ था उसके साथ मैंने बैठ के खाना खाया, चाय पी या हाथ मिलाया या कुछ भी किया। तो मेरे को हो रहा था मैं प्रत्यक्ष उस व्यक्ति से मिल रहा था। पर यहाँ पर क्या होगा, मैं अप्रत्यक्ष यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जिसको हुआ हुआ है, जिसको कोई रोग हुआ हुआ है, उससे मैं नहीं मिलूँगा बट फिर भी क्या हो जाएगा, रोग हो जाएगा। तो अब कैसे होगा तो देखते हैं। सबसे पहला क्या है एयरबॉर्न डिजीज यानी कि वायु जनित संचरण। अब ये क्या होता है सर? तो वायु जनित संचरण जो होता है एयरबॉर्न डिजीज उसे कहते हैं हम कि अगर आप कहीं पर्यावरण में गए हो और वहां की हवा में ही क्या है कि कोई रोग फैला हुआ है, कोई हवा में कोई रोग फैला हुआ है तो वो आपको फैल जाएगा। तो वो हो गया अप्रत्यक्ष। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि मैं कोई व्यक्ति जो है वो कहीं कहीं से गुजरा, एक साथ कहीं से गुजरे और वहां पर क्या है हवा में वो रोग फैल गया और वहीं से भी क्या होता है आप भी गुजर जाते हो तो क्या होता है वो आप में भी फैलने की आशंका रहती है। तो वो किस में आ गया अप्रत्यक्ष यानी कि जिसको रोग हुआ था उससे मेरा डायरेक्ट संपर्क नहीं हुआ है, मैं बस उस वातावरण से निकला और मेरे को रोग हो गया। अगला देखते हैं व्हीकल बॉर्न डिजीज यानी कि वाहन जनित संचरण। अब ये क्या होता है सर, ये मेरे को बताओ। वाहन वाहन क्या होता है? यानी कि यहाँ पर वाहन का मतलब है कि या तो गंदे पानी से, किससे फैला है? गंदे पानी से या गंदे भोजन से। या तो जो रोग होगा वो किससे होगा, गंदे पानी से होगा या किससे होगा, गंदे भोजन से होगा। ठीक है सर। तो अब ये बता दो कैसे कैसे फैल सकता है। तो कैसे होगा व्हीकल बॉर्न यानी कि वाहन जनित में आपको याद रखना है वाहन से कैसे फैलेगा कि गंदे पानी से। गंदे पानी यानी कि अगर कोई पानी स्वच्छ नहीं है तो फिर कैसे फैलेगा। और एक क्या है गंदे भोजन से यानी कि कोई अगर व्यक्ति, जैसे हम कई बार क्रिकेट वगैरह कुछ गेम खेलने जाते हैं और वहां पर क्या होता है कोई मटकी वगैरह लगी हुई होती है, मटकी पड़ी होती है या फिर कोई पानी पीने का कोई मशीन लगी हुई होती है, हमने वहां से पानी पी लिया। अब पता नहीं कब वहां पे पानी साफ हुआ था या अगर हमसे पहले अगर कोई ऐसा कोई रोगी वहां पर आया था और उसने वहां पानी पिया और मैं जाके वहीं से पानी पी लेता हूँ और वो मेरे को रोग फैल जाता है, यानी कि मैं उस रोगी से तो नहीं मिला था पर रोगी जो है उसने वहां पर पानी पिया था तो वहां से फैल गया। या फिर अगर कोई गंदा पानी जो है उसके उस टंकी के अंदर गंदा पानी था और उस गंदे पानी की वजह से मेरे को रोग फैल गया क्योंकि मैंने वो पी लिया। या फिर क्या हुआ कोई कहीं जगह गया था वहां पर अब मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गई, यानी कि मेरे को खाना नहीं पच रहा तो वो उसे क्या कह सकते हैं, गंदे भोजन की वजह से। तो ये है व्हीकल बॉर्न। ठीक है सर। अब क्या होता है वेक्टर बॉर्न, क्या नाम है? वेक्टर बॉर्न। तो ये वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन क्या होता है, यानी कि ऐसे रोग जो वाहक से फैलते हैं। वाहक मतलब क्या, कोई मच्छर या मक्खी के थ्रू। अगर कोई ऐसे रोग जो मच्छर या मक्खी के थ्रू फैल रहे हैं, उदाहरण मैं आपको बताता हूँ मलेरिया, डेंगू। तो ये क्या होता है, मलेरिया जो होता है वो मादा एनोफिलिस मादा एनोफिलिस जो मच्छर है उससे होता है। और जबकि डेंगू जो होता है वो होता है एडिस एजिप्टिस से होता है। तो ये कैसे रोग फैला है, ये मच्छर या मक्खी से, कोई मक्खी है या कोई मच्छर है मेरे को आके काट गया तो उसके थ्रू जो रोग फैलता है उसे क्या कहते हैं, वेक्टर बॉर्न। ठीक है। अब आगे चलते हैं। चौथा नंबर आता है फॉर्माइड बॉर्न। तो सर ये क्या होता है फॉर्माइड बॉर्न, ये क्या होगा, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो ये क्या है, किसी वस्तु के द्वारा संक्रमित वस्तु, जैसे तौलिया बिस्तर या खिलौने। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये मैं अभी पढ़ाना स्टार्ट किया, ये मैंने आके मारकर उठाया। तो ये मार्कर जो है अगर मेरे से पहले किसी ने यहाँ पर पढ़ाया है और उसको कोई रोग हुआ था उसने मार्कर का यूज लिया
और मैंने वापस आके मार्कर कर लिया, तो क्या हो गया, मेरे अंदर भी वो रोग हो गया। या मान लो कि हमने कोई जो बच्चे होते हैं छोटे, वो खिलौने से खेल रहे होते हैं, तो उनके काफ़ी सारे दोस्त कोई उस खिलौने से खेल रहे होते हैं, अगर उनमें से किसी को था और उनमें फैल गया। या फिर हम देखते हैं कि हमने किसी और का जो तौलिया है, जिसे टॉवेल कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया तो उससे फैल गया। या फिर किसी और के बिस्तर में कोई रोग था और वहाँ पे हम भी वहाँ पर लेटे, सोए, बैठे, तो हमको भी फ़ोल फैल गया। तो इसका कहने का मतलब है कि कोई भी वस्तु के द्वारा अगर रोग फैल रहा है, किसी भी वस्तु के द्वारा अगर कोई रोग फैल रहा है, तो वो किसके अंदर आएगा? वो आएगा फॉर्माइट बॉर्न के अंदर। क्लियर है भाई ये चीज़? फॉर्माइट बोन किसे कहेंगे? वस्तु द्वारा रोग का फैलना। अगला क्या है? जूनोटिक। क्या नाम है? जूनोटिक यानी कि पशु जनित, कुत्ता, चूहा या इत्यादि। यानी कि ऐसे रोग, जैसे मैंने कहा कि मेरे घर पे मैंने कहा कि मैंने कुत्ते को पाल रखा है या कोई बिल्ली को पाल रखा है, ऐसे पशु मतलब जानवरों को पाल रखा है। अगर उनसे मेरे को कोई रोग फैल जाता है, तो वो किसमें आएगा? वो आएगा पशु जनित के अंदर। किसमें आएगा भाई? पशु जनित, यानी कि इंग्लिश में उसे कहते हैं जूनोटिक डिजीज। क्लियर है भाई इतनी चीजें? कौन से प्रत्यक्ष थे, कौन से अप्रत्यक्ष थे, यानी कि ये वाले जितने भी रोग थे, उससे मेरा डायरेक्ट रोगी से कांटेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए किसमें आए? अप्रत्यक्ष संचरण में आए हैं। क्या इतनी चीजें सभी को क्लियर है? जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में वापस एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। आपने देखा किस तरीके से जो संचारी रोग है, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज है, वो किस तरीके से फैलते हैं। तो एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब क्या है? डायरेक्ट, यानी कि फिजिकल कांटेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष शारीरिक संबंध। फिर क्या? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी कि बूंदों के द्वारा। तीसरा क्या है? वर्टिकल, यानी कि क्या है? माँ से बच्चों में फैलना। चौथा क्या था? कॉन्टेक्ट विद सॉइल, यानी कि मिट्टी या घाव के द्वारा। फिर क्या होता है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में क्या होता है कि एक तो होता है एयरबॉर्न डिजीज, यानी कि वायु जनित। दूसरा क्या होता है? व्हीकल बॉर्न, यानी कि क्या? वाहन जनित। वाहन में याद रखना, वायु में तो पता है हवा में, वाहन में क्या होगा? गंदा पानी या गंदा भोजन। फिर वेक्टर यानी कि क्या? कोई भी मच्छर या मक्खी। फिर फॉर्माइट मतलब यानी कि कोई ना कोई वस्तु। और फिर लास्ट क्या है? जूनोटिक, यानी कि पशु जनित या कुत्ता, चूहा, बिल्ली आदि, इनके द्वारा रोगों का फैलना। क्या ये चीजें क्लियर है भाई? किस तरीके से संचारी रोग फैलेंगे? क्लियर है सभी को? जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, चले आगे भाई। ठीक है। अब क्या है? अब जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, वो है व्यवहार परिवर्तन के मॉडल। क्या पढ़ेंगे भाई? व्यवहार परिवर्तन के मॉडल। अब ये क्या होता है? इसका मतलब है कि किस तरीके से आपका जो व्यवहार है, यानी कि बिहेवियर है, वो किस तरीके से परिवर्तित होता है। जैसे मैं अगर आपको कहता हूँ कि मैं जो है पहले पढ़ाई नहीं करता था, अब मेरे को क्या करना है? आदत डालनी है पढ़ाई करने की। तो किस तरीके से मेरी व्यवहार के अंदर परिवर्तन होगा। या मैं कहता हूँ कोई ऐसे व्यक्ति है जो धूम्रपान करते हैं, नशा करते हैं, या कोई भी कुछ भी कोई तंबाकू पदार्थ का सेवन करते हैं, तो अब उनको अगर वो चीज छोड़नी है, तो किस तरीके से वो छोड़ पाएंगे? पूजा कह रहे हैं बिल्कुल सर, क्लियर है, ठीक है। तो अब उनको अगर वो कोई चीज छोड़नी है, तो किस तरीके से छोड़ सकते हैं, यानी कि वो अपने व्यवहार में जो परिवर्तन है वो किस प्रकार ला सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, इंग्लिश में अगर कहूंगा तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिहेवियर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिहेवियर चेंज। ठीक है, अब ये क्या होता है? सबसे पहले अगर किसी भी व्यक्ति को, या मान लो कि अगर आपको भी पढ़ाई की आदत डालनी है, या अगर मैं कहता हूँ कोई ऐसा व्यक्ति जो धूम्रपान करता है, नशा करता है, और अगर उसको वो चीज छोड़नी है, तो वो किस तरीके से उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। अब ये जो प्रश्न है, ये अधिकतर कैसे पूछे जाते हैं? ये अधिकतर पूछा जाता है कि आप अगर व्यवहार में परिवर्तन करना है, तो क्या इसका सीक्वेंस रहेगा, क्या इसका क्रम रहेगा। तो क्रम में जो है आपको कोई भी, ये जैसे मान लो कि 6 है, 6 क्रम तो मैंने बता रखा है, तो कोई भी 4 दे देंगे और आपको बोलेंगे कि इनको क्रम में जमाओ। तो हम देखते हैं सबसे पहला क्या है? प्री कंटेम्पलेशन, यानी कि पूर्व चिंतन चरण। तो सबसे पहले जो व्यक्ति होगा, वो क्या करेगा? सोचेगा। प्री कंटेम्पलेशन यानी कि पूर्व चिंतन चरण, यानी कि इस स्थिति में उसकी क्या स्थिति होगी? वो सोचेगा कि यार, मैं जो है, क्यों, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो 12 महीने से 12 महीने, 11 महीने हैं, अभी कहाँ पढ़ाई करने की ज़रूरत है। या अगर मान लो कोई नशा करता है, तो क्या बोलेगा?
कि यार मेरे गाँव में फलान जी थे, वो 99 साल के थे। अब वो 99 साल में उन्होंने वो बात है, उन्होंने सब कुछ पिया, दारू भी पी, गुटखा भी खाया, बीड़ी भी पी, पर उनको कुछ नहीं हुआ, कोई कैंसर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो उनको नहीं हुआ तो मुझे भी नहीं होगा, तो मैं क्यों छोड़ूँ? मतलब यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि मुझे कोई समस्या नहीं है, ना मैं परिवर्तन करने का सोच रहा हूँ। इस स्थिति में व्यक्ति सोचता है कि मुझे कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और ना मैं सोच रहा हूँ। तो ये होता है पहला चरण, जिसका नाम है क्या? पूर्व चिंतन चरण। अब अगला चरण होता है, उसका नाम होता है कंटेम्पलेशन यानी कि चिंतन। पहले क्या था? पूर्व चिंतन, यानी कि अब वो चिंतन स्टार्ट करेगा। तो इसमें क्या कह रहा है? अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मुझे कुछ करना चाहिए। यानी कि अब दूसरी बार क्या होगा कि गाँव में मान लो एक कोई किसी व्यक्ति जो है उसकी मृत्यु हो गई या उसको हार्ट अटैक आ गया या कुछ भी हो गया और रीज़न पता चलता है कि उसने अधिक धूम्रपान किया, नशा किया या कुछ भी किया। तो वो सोचेगा कि यार अब जो चीज़ें हैं वो बदल गई है। वो बात तो थे वो पुरानी सदी के थे, पर अब जो है ऐसा होने लगा है, तो अब मेरे को इसको कम करना चाहिए, जो मैं धूम्रपान ले रहा था, मुझे थोड़ा-थोड़ा इसको छोड़ना चाहिए। या व्यक्ति कहेगा कि यार मेरे जो पड़ोस में क्या है, एक शर्मा जी थे, जो शर्मा जी का जो बेटा है, वो सरकारी नौकरी में लग गया है। तो यार वो लग गया है, तो यार वो तो इतना ठोठ था, तो मैं भी अब कहीं न कहीं अगर मेहनत करता हूँ, तो मैं भी लग सकता हूँ सरकारी नौकरी में। तो इसका मतलब क्या है, उसने अब सोचना शुरू कर दिया है कि अब मैं सोच रहा हूँ या अब मुझे कुछ भी करना चाहिए। तीसरा, अब क्या है? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन को मैं अगर इंग्लिश में कहूँगा या हिंदी में कहूँगा तो उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तैयारी। प्रिपरेशन यानी कि क्या? तैयारी, ठीक है। यानी कि अब वो क्या करेगा कि वो जो उसने जो चिंतन किया था उसके लिए छोटे-छोटे स्टेप उठाना शुरू करेगा। छोटे-छोटे स्टेप मतलब कि क्या है कि यहाँ पर वो सोचेगा कि मेरे को अब कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं क्या करूँगा, आज से रोज़ है ना 2-2 घंटे पढ़ना स्टार्ट करता हूँ या सर का जो है 1-1 घंटे का कम से कम एक क्लास ही देखना स्टार्ट करूँ कि भई कुछ ना कुछ तो मैं अपने सपने के लिए कुछ ना कुछ तो करूँ। या फिर मान लो कि अगर मैंने बहुत सारे केसेस देख लिए हैं या मेरे को लग रहा है कि बहुत सारे जो लोगों के कैंसर हो रहा है, मृत्यु हो रही है, तो अब मेरे को भी क्या है कि आपको जो धूम्रपान जो मैं ले रहा था उसको क्या है मेरे को कम करना पड़ेगा। तो मैं आज से कोशिश करता हूँ कि आज मैं पूरे 1 दिन जो है वो मैं नहीं करूँगा। कोई किसी प्रकार का नशा नहीं करूँगा। तो इस प्रकार से मतलब क्या है उसने छोटे-छोटे कदम जो है वो उठाना शुरू कर दिया, जिसे कहते हैं अपन प्रिपरेशन यानी कि तैयारी चरण। अब जो अगला है वो क्या है? एक्शन मोड यानी कि क्रिया चरण। अब एक्शन मोड में क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो सक्रिय रूप से अपने व्यवहार को बदलता है। यानी कि जब एक्शन अब वो पूरे फुल टू एक्शन में है और वो पूरा क्या कर रहा है कि क्रिया कर रहा है। मतलब उसने अब सोच लिया है कि मेरे को सक्रिय रूप से जो अपने व्यवहार में क्या करना है, परिवर्तन लाना है। यानी कि अब वो सोचता है कि अब मैं बिल्कुल भी कोई धूम्रपान है, कोई नशा है, किसी प्रकार का वो मैं नहीं करूँगा और अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो अब मैं नियमित रूप से जो है 6 घंटे पढ़ाई करूँगा। यानी कि अब वो क्या कर रहा है कि सक्रिय रूप से अपने व्यवहार को क्या कर रहा है, बदल रहा है। पहले तो उसने छोटे-छोटे कदम उठाए थे, उसको हमने क्या कहा था प्रिपरेशन यानी कि तैयारी चरण। अब उसने क्या किया एक्शन मोड यानी कि क्रिया चरण। अब उसने सोचा है कि भई अब मेरे को इसको ब्रेक लगाना पड़ेगा क्योंकि जो केसेज़ हैं वो बहुत सारे बढ़ रहे हैं तम्बाकू के, तो अब मेरे को तम्बाकू को पूरी तरह छोड़ना पड़ेगा। अब मेरा जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक आ रहा है। शर्मा जी का बेटा लग गया, वर्मा जी का बेटा लग गया, मुझे भी नौकरी लगना पड़ेगा। तो अब से मैं रोज़ है ना 6-7 घंटे पढ़ना शुरू करूँगा। तो ये वो उसे कहते हैं क्या एक्शन मोड यानी कि क्रिया चरण। अब अगला क्या है मेंटेनेंस। अगला क्या है मेंटेनेंस यानी कि क्या स्थिरता चरण। अब ये क्या होता है स्थिरता चरण? यानी कि वो क्या कह रहा है नए व्यवहार को बनाए रखने की कोशिश करना। यानी कि जो भी मैंने नया व्यवहार बनाया है, जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया है, तो मेरे को निरंतर रूप से पढ़ना है। कि अगर किसी ने तम्बाकू को छोड़ा है, तो उसको निरंतर रूप से तम्बाकू को छोड़ना है। अगर कोई नशा किसी ने बंद किया है, तो निरंतर रूप से क्या करा है नशे को बंद करा है। तो यानी कि इसे क्या कहते हैं मेंटेनेंस यानी कि स्थिर। यानी कि जो काम आपने किया है उस पे क्या हो आप स्थिरता से आगे चल रहे हो। अब फिर होता है आखिरी चरण जिसे कहते हैं टर्मिनेशन चरण। टर्मिनेशन यानी कि रिलैक्स या फिर पुनः पतन चरण। तो इस चरण में क्या होता है कि इस चरण में होता है व्यक्ति कभी-कभी पुरानी आदतों में लौट जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है सर? तो यहाँ पर होगा क्या कि व्यक्ति का कोई दोस्त आएगा वो कहेगा यार बहुत पढ़ लिया यार, क्या पढ़ाई-लिखाई। चलते हैं आज जो है एकदम बारिश आ रही है, एकदम ठंड पड़ रही है और ऐसी मस्त-मस्त हवा चल रही है। चल आज नमकीन खाते हैं, मिर्ची बड़ा चल के खाते हैं। चल पहाड़ों पे बैठते हैं, 1-2 पैग लगाते हैं। तो वो वाला क्या है टर्मिनेशन यानी कि किसी ने आके क्या कर दिया, उसकी जो क्रिया कर रहा था उसको क्या कर दिया, रोक दिया। तो ये इसका सीक्वेंस था। सबसे पहले क्या है प्री कंटेम्पलेशन यानी कि क्या पूर्व चिंतन चरण। दूसरा क्या है कंटेम्पलेशन यानी कि चिंतन चरण। तीसरा क्या है प्रिपरेशन यानी कि क्या तैयारी चरण। चौथा क्या है एक्शन यानी कि क्या क्रिया चरण। और पांचवा क्या है मेंटेनेंस यानी कि स्थिरता चरण। और छठा क्या है टर्मिनेशन यानी कि क्या पुनः पतन चरण। तो क्लियर है भाई किस तरीके से जो व्यवहार है वो बदलता है। सभी को क्लियर हो गया है? चलिए भाई आगे यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो बोलेंगे कि आप क्रम में जमाओ।
तो आपको ध्यान रखना है प्री कंटेम्पलेशन पूर्व चिंतन, चिंतन, तैयारी, फिर क्रिया, फिर स्थिरता और फिर क्या है पुनः पतन। सभी को क्लियर है ये पॉइंट? 6 पॉइंट। ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या क्लियर है भाई सभी को? जो देख रहे हैं यहाँ पर, कौन-कौन देख रहा है भाई? देखता हूँ मैं अभी। पवन कुमार स्वामी, मोनी चरण, अखिलेश कुमार, पूजा, शारदा गोदारा, भलाराम चौधरी। क्लियर है भाई सभी को? ठीक है, आगे हम चलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य के परास। अब क्या होता है स्वास्थ्य के परास? यानी कि अब मैं अगर आपको कहूँ, तो इस तरीके से आप एक डायग्राम बना लेना, तो ज़्यादा क्लियर होगा। सबसे पहला क्या है? सकारात्मक स्वास्थ्य। तो आप मेरे साथ ऐसा क्या करो, ये चित्र बना लो। सकारात्मक स्वास्थ्य। दूसरा क्या है? दूसरा है बेहतर स्वास्थ्य। तो यहाँ लिख देते हैं बेहतर स्वास्थ्य। तीसरा क्या है? तो तीसरा है बीमारी से मुक्त। ठीक है। और क्या है? बीमारी से मुक्त हो गए, फिर क्या है? नहीं पहचानी गई बीमारी। नहीं पहचानी गई बीमारी। ठीक है, उसके बाद क्या है? हल्की बीमारी। फिर क्या है? गंभीर बीमारी। और फिर क्या है? मृत्यु। यानी कि ये है कुल 7। तो ये था स्वास्थ्य के परास। अब किस तरीके से जो है किसी की जो स्वास्थ्य है तबीयत है वो खराब होती है। ठीक है, यानी कि अखिलेश कुमार कह रहे हैं ओके सर, क्लियर सर, मणिचरण। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, किस तरीके से जो व्यक्ति का जो है स्वास्थ्य खराब होता है, तो हम देखते हैं सबसे पहला क्या है? सकारात्मक स्वास्थ्य। क्या है नाम भाई? सकारात्मक स्वास्थ्य। सकारात्मक जैसे मान लो कि क्या है, और उसके बाद क्या है? बेहतर है। तो जब भी अगर जैसे मान लो कि मेरे को मेरी अगर कभी तबीयत खराब हुई या किसी की तबीयत खराब हुई, तो मैं अगर किसी व्यक्ति से पूछूंगा तो वो क्या बोलेगा? सर, मेरे को जो बीमारी हुई थी वो क्या है, अब पहले से बेहतर है, अब मैं पहले से जो है अच्छा फील कर रहा हूँ। तो क्या हो गया? यहाँ पर तो क्या हुआ था, बीमारी से मैं मुक्त था। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले तो क्या होगा, देखो अगर नीचे से मैं चलता हूँ कि किस तरीके से होता है, तो सबसे सबसे पहले तो मेरे को ध्यान रखना है क्या? सकारात्मक स्वास्थ्य। सकारात्मक स्वास्थ्य यानी कि क्या कहूंगा इंग्लिश में? इंग्लिश में क्या कहूंगा? पॉजिटिव हेल्थ। यानी कि मेरी हेल्थ एकदम पॉजिटिव है, एकदम सही है। उसके बाद क्या होगा? स्वास्थ्य कैसा होगा? बेहतर होगा। पॉजिटिव के बाद क्या होगा? बेहतर होगा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेटर हेल्थ। उसके बाद क्या होगा? बीमारी से मुक्त होगा। यानी कि अभी यहाँ पर उस टाइम किसी प्रकार की बीमारी नहीं है। उसके बाद क्या होगा कि ऐसी बीमारी जिसको पहचान नहीं कर पाए हैं। उसके बाद क्या होगा? हल्की बीमारी, गंभीर बीमारी और मृत्यु। सर ठीक है, अब मेरे को हमको थोड़ा समझा दो कैसे-कैसे चलेगा? तो समझने के लिए सबसे पहले मैं कहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति बीमारी से मुक्त है या उसको कोई बीमारी हुई थी, तो क्या करेगा कि सर मैं पहले से क्या हूँ? बेहतर हूँ। तो बेहतर के लिए अपने दूसरे नंबर पे किसको रखा है? बेहतर स्वास्थ्य को। फिर बेहतर के ऊपर क्या है? सकारात्मक स्वास्थ्य, यानी कि किसी प्रकार का कोई कोई भी दिक्कत नहीं है, तो सकारात्मक, बेहतर, और फिर क्या आया तीसरे पे? बीमारी से मुक्त। उसके बाद क्या होगा? चौथी बीमारी, जैसे मान लो कि अगर अभी वर्तमान में अगर किसी को भी कोई बुखार होता है, तो बुखार हुआ, नॉर्मल वायरल हुआ, सर्दी जुकाम हुआ, बुखार हुआ, तो वो क्या कहेगा? अगर मैं उससे पूछता हूँ कि क्या हुआ, तो कहेगा सर वायरल हुआ है या मेरे को बुखार हुआ है, टेस्ट डॉक्टर ने टेस्ट कराने को बोला है, मलेरिया डेंगू वगैरह का टेस्ट, तो मैं टेस्ट कराऊंगा फिर बताऊंगा। तो क्या हुआ, यहाँ पर जो बीमारी है उसका पहचान नहीं कर पाए हैं कि बीमारी क्या हुई थी। बुखार आया था, बुखार किसमें है? तो अब अगर मान लो कि बुखार सिर्फ एक वायरल ही था, तो वो क्या कहेगा? सर हल्की बीमारी है, नॉर्मल एक वायरल आया है जो 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। अगर वो बुखार जो है वो डेंगू मलेरिया में अगर परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या कहेगा? सर बीमारी थोड़ी गंभीर हो गई है, या कोई कोरोना हो गया है, तो बीमारी क्या हो गई? थोड़ी गंभीर हो गई। और फिर अंत में क्या हो जाती है? उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य के परास से सबसे पहले सकारात्मक, फिर बेहतर, और फिर क्या है? बीमारी से मुक्त। फिर क्या होता है उसके बाद? नहीं पहचानी गई बीमारी, हल्की बीमारी, गंभीर बीमारी और मृत्यु। तो यहाँ पर भी जो सीक्वेंस है वो प्रश्न बनेगा। दोनों ही जो है क्वेश्चन यहाँ पर सीक्वेंस से प्रश्न जो है देखा जाता है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है? भोजन के विकार।
ये सबसे बड़ा टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है कि जो इंसान जो है भोजन करते हैं तो उसमें क्या-क्या विकार होते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसके क्या-क्या विकार होते हैं। तो एक बार इतनी चीज़ क्लियर है भाई, जल्दी से एक बार मेरे को बता दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो भोजन के क्या-क्या विकार होते हैं? चलो अब देखते हैं हम। तो सबसे पहले एक परिभाषा दी है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ हेल्थ ने। ये अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ हेल्थ है, इसने एक परिभाषा दी है, तो आपको हिंदी में भी यही लिखना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, किसने परिभाषा दी है? अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ हेल्थ। ठीक है, इन्होंने क्या परिभाषा दी है? इन्होंने बोला है खाने के विकार असामान्य खाने की आदतें हैं जो आपके स्वास्थ्य या आपके जीवन को भी क्या है खतरे में डाल सकते हैं। तो जो खाने के विकार है वो कैसी आदतें हैं? असामान्य जो खाने की आदतें हैं जो क्या है व्यक्ति को क्या है स्वास्थ्य को आपके जीवन को भी खतरे में डाल सकते हैं। यानी कि किसी को भी अगर खाने का विकार होता है तो वो उसकी कैसी आदतें हैं? वो उसकी आदतें हैं असामान्य है, यानी कि या तो वो अधिक भोजन करेगा या वो कम भोजन करेगा। तो क्या है जो स्वास्थ्य आपके जीवन को क्या है खतरे में डाल सकते हैं। अब 2 प्रकार के खाने के विकार होते हैं, नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या नाम होगा इंग्लिश में? एनोरेक्सिया। क्या नाम है? एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है। दूसरा क्या नाम है? सर दूसरा नाम है बुलिमिया नर्वोसा। तो यहाँ लिख देता हूँ, बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है। अब सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा-सा बता देता हूँ, बस उससे आपको हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए याद रहेगा कि कैसे याद रखना है। दोस्तों, एक होती है बुल। बुल किसे कहते हैं? जो भी गाय होता है, उसका जो मेल होता है, यानी कि जो गाय जिसको हम देखते हैं, उसका जो क्या है पुरुष है, पुरुष नर जो है, उसे क्या कहते हैं? बुल कहते हैं। तो यहाँ बुल से क्या बना है? बुलेमिया बना है। तो सर क्या होगा? ये कैसे समझाओगे आप? बुल क्या होता है? बुलेमिया क्या होता है? तो बुलिमिया नर्वोसा मतलब कोई ऐसी विकृति है या कोई ऐसा विकार है, भोजन का कोई ऐसा विकार है, जहाँ पर व्यक्ति क्या होता है, बुल की तरह बहुत अधिक खा लेता है। जैसे कि मान लो कि आपने देख लिया कि हमारे गाँव में क्या है, भंडारा है। भंडारे के टाइम क्या होगा, हम 2 दिन से खाना नहीं खाएँगे और उस हम भंडारे में जाएँगे और फुल एकदम, आने दो भई 15-20 गुलाब जामुन आने दो, जो है कचौरी आने दो, घेवर आने दो, मिर्ची बड़ा आने दो, तो हम क्या करेंगे कि उसको अधिक से अधिक खा लेंगे। तो वहाँ पर क्या किया कि उसने बुल की तरह, एक आपने देखा होगा गाय भी जो है वो क्या होती है, अगर उसको खाना मिल रहा है तो वो एक साथ अधिक खा लेती है। और फिर जब वो फ्री बैठी होती है या फिर उसके पास खाने के लिए नहीं होता तो क्या करता है, उसी भोजन को बाहर निकालती है और उसको चबाती है। तो ये क्या है, बुल की तरह, यानी कि एक बार में क्या करना, अधिक खा लेना, ये ऐसा विकार है। जबकि ये जो दूसरा विकार है इसमें क्या होता है, व्यक्ति खाता ही नहीं है। वो ये सोच के नहीं खाता है कि यार मेरे को यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरे को मेरा जो वजन है, पेट है जो बाहर आ जाएगा। तो ये 2 विकार है, एक में क्या हुआ उसने खाना ही नहीं खाया और एक विकार कैसा है बुल का, बुल की तरह खाना खा लिया, यानी कि एक साथ क्या कर लिया, अधिक खाना खा लिया। एक साथ आने दिए 10-15 गुलाब जामुन, मोगर की कचौरी, मिर्ची बड़े, समोसे, वो सब एक साथ आने दिए। तो क्या है, बुलिमिया नर्वोसा। अब क्या हुआ, अब इसको हम पढ़ते हैं, यानी कि इसमें क्या होगा, ज़्यादा खाएगा और इसमें क्या होगा, वो नहीं खाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, अब हम देखते हैं। तो आपको याद किससे रखना है, बुल से याद रखना है कि गाय जो है वो एक बार में अधिक खा लेती है और फिर उसका जो टाइम जो बचा हुआ होता है, यानी कि जब खाना नहीं मिलता तो उसको बाहर निकाल के क्या करती है, चबाती है। अब हम इसको पढ़ते हैं, क्या है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। इस विकार में व्यक्ति वजन बढ़ने के डर से भोजन की मात्रा को सीमित कर देता है, जिससे शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। यानी कि ये ऐसा विकार है जहाँ पर भोजन की मात्रा को क्या कर देगा, सीमित कर देगा। कि भई मेरे को इससे अधिक भोजन नहीं खाना है। तो इस विकार में व्यक्ति जो है वज़न बढ़ने के डर से, किसके डर से? वज़न बढ़ने के डर से कि यार अगर मैं खाऊँगा मेरी कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर मेरे को वज़न घटाना है तो मेरे को क्या कैलोरीज़ नहीं लेनी है, तो मैं आज से जो है रोटी खाऊँगा ही नहीं, मैं तो सिर्फ़ सैलेड खाऊँगा, फ्रूट खाऊँगा। बस फ्रूट खाऊँगा और जीऊँगा, दूध पीऊँगा। तो यहाँ पर क्या होता है, व्यक्ति ने जो भोजन करना ही बंद कर दिया। तो इस वज़ह से क्या होगा, भोजन की मात्रा सीमित कर दिया, बंद कर दिया, जिससे शरीर में जो आवश्यक पोषक तत्व चाहिए, उसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है और इस विकार को क्या कहते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा। आओ दूसरा देखते हैं, क्या नाम है, बुलिमिया नर्वोसा। नाम कैसा हो रहा है, बुल से स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्या है, यह एक खाने का विकार है जिसमें व्यक्ति जो है अत्यधिक मात्रा में क्या करता है, भोजन करता है। बहुत अधिक मात्रा में क्या करेगा, भोजन करेगा और फिर वजन ना बढ़ने के लिए क्या कर देगा, उल्टी कर देगा। सबसे पहले तो क्या किया, आने दो गुलाब जामुन, कचौरी, आने दो काजू कतली, रसमलाई और फिर क्या किया,
एक बार तो खा लिया, अब उसको लग रहा है कि यार इतना मैंने खा लिया और मेरा वजन बढ़ जाएगा, तो क्या कर देगा, उल्टी कर देगा। तो उसे कहते हैं कौन सा, बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या है कि मैं खाऊंगा ही नहीं, मैं जाऊंगा और जिमण में बस लिफाफा लगा के आ जाऊंगा, अपने खाना नहीं खाना है। तो इन दो प्रकार के लोग हैं। अब आप, अपन तो किसी के कोई प्रकार के नहीं है भाई, ये अपन भी भंडारे में जाते हैं जब। हाँ, तो देख लेना भाई आप कौन से प्रकार के हो। एक है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मतलब क्या है, व्यक्ति खाएगा नहीं इस डर से कि मेरा वजन बढ़ जाएगा, तो वो जो उसको मेन पोषक तत्व है वो नहीं मिलते। दूसरा क्या है, बुलिमिया, यानी कि एक बार में अधिक खा लेगा और फिर उल्टी कर देगा। तो यहाँ पर ही पोषक तत्वों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, परिवार स्वास्थ्य शिक्षा, फैमिली हेल्थ एजुकेशन। फैमिली हेल्थ एजुकेशन, परिवार स्वास्थ्य शिक्षा। अब ये क्या है, तो परिवार स्वास्थ्य शिक्षा में क्या कहेंगे, एक होता है न्यूक्लियर फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली और जॉइंट फैमिली। तो क्या क्या चीजें होती है, एक न्यूक्लियर फैमिली को मैं कहता हूँ एकाकी परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली को मैं कहता हूँ विस्तारित परिवार, और जॉइंट फैमिली को मैं कह सकता हूँ संयुक्त परिवार। क्या कहूंगा हिंदी में, संयुक्त परिवार। अब देखते हैं आप किस कौन कौन सी फैमिली में रह रहे हो, हम कैसे रहते हैं, तो वो देखते हैं। हम इसके अंदर आएंगे, इसके अंदर आएंगे, या इसके अंदर आएंगे। सामान्य सी कोई परिभाषा है जो एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो वो टॉपिक हम क्लियर कर लेते हैं। तो क्या है, न्यूक्लियर फैमिली यानी कि एकाकी परिवार, तो ऐसे परिवार जिसमें एक विवाहित जोड़ा हो व उसके बच्चे रहते हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि कोई ऐसा परिवार है जिसमें एक ही विवाहित जोड़ा हो। विवाहित जोड़ा मतलब क्या है कि उसके मम्मी और पापा, और अगर किसी के मम्मी पापा है और कोई साथ में नहीं होगा, मम्मी पापा के साथ क्या है, उनके बच्चे होंगे। ठीक है, अब उनके बच्चे होंगे, मैं कहता हूँ अगर उनका बच्चा नहीं हो तो क्या बच्चे गोद लिए जा सकते हैं, बिल्कुल। बच्चे जो है उनको बच्चे पैदा भी हो सकते हैं और गोद भी लिए जा सकते हैं, यानी कि उनके खुद के भी हो सकते हैं और किसी को उन्होंने गोद ले लिया हो, तो उस परिवार को क्या कहेंगे, उस परिवार को कहेंगे एकाकी परिवार, यानी कि क्या, इंग्लिश में न्यूक्लियर फैमिली। क्लियर है भाई न्यूक्लियर फैमिली के बारे में, यानी कि यहाँ पर विवाहित जोड़े के अलावा क्या है, उनके सिर्फ बच्चे हैं। ठीक है, अब चलते हैं एक्सटेंडेड फैमिली, यानी कि क्या, विस्तारित परिवार। थोड़ा परिवार का क्या कर दिया, विस्तार कर दिया। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि विवाहित जोड़ा तो एक ही होगा, उनके साथ साथ क्या होगा, तो एकाकी परिवार प्लस क्या है, समपार्श्विक रिश्तेदारी। अब सर क्या हो गया, समपार्श्विक रिश्तेदारी है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं कोलैटरल किनशिप। क्या कहते हैं, कोलैटरल किनशिप। इसका मतलब क्या है, जो विवाहित जोड़ा और जो बच्चे थे जो हमने यहाँ पर देखे थे, विवाहित जोड़ा एकाकी परिवार के जो देखे थे, उनके साथ साथ क्या है, कोई और व्यक्ति एक्स्ट्रा है, यानी कि अगर उदाहरण के लिए दादा है, चाची है, दादी है। पर याद रखना यहाँ पर दूसरा जो है वैवाहिक जोड़ा नहीं होगा, यानी कि अगर किसी के मम्मी पापा है और उनके दादा दादी भी है, तो तो वो इसके अंदर नहीं आएंगे, एक्सटेंडेड फैमिली यानी कि विस्तारित परिवार में। अगर दो विवाहित जोड़े हो जाते हैं तो किस में आएंगे, संयुक्त परिवार में। इस पॉइंट को ध्यान रखना। तो एक ही विवाहित जोड़ा होगा, उनके साथ कोई और एक्स्ट्रा आदमी रह रहा है, मतलब मान लो दादी की डेथ हो गई है तो दादा रह रहे हैं, बुआ है, चाची है, तो कोई भी इंसान है एक्स्ट्रा है, तो उसे क्या कहेंगे, एक्सटेंडेड परिवार यानी कि विस्तारित परिवार। अब हम देखते हैं ज्वाइंट फैमिली यानी कि क्या, संयुक्त परिवार के रूप में। तो संयुक्त परिवार क्या होता है, तो संयुक्त परिवार में क्या होता है, जहां पर दो या दो से अधिक क्या होते हैं, विवाहित जोड़े होते हैं। जहां पर दो या दो से अधिक विवाहित जोड़े होते हैं उसे कहते हैं हम क्या, संयुक्त परिवार। और बच्चों सहित एक साथ रहते हो, और वो क्या है, बच्चों के साथ जो है वो एक साथ रह रहे हो। जैसे अगर मैं कहूँ किसी के दादा दादी है, मम्मी पापा है और उनके बच्चे हैं, तो वो भी किसके अंदर आएंगे, वो संयुक्त परिवार में आएंगे, क्योंकि वहां पर भी क्या है, दो विवाहित जोड़े हो चुके हैं। अगर एक विवाहित जोड़ा होगा और उनके बच्चे तो वो किस में आएंगे, एकाकी परिवार, न्यूक्लियर में। अब विस्तारित परिवार में कौन सा आएंगे, एक विवाहित जोड़ा व उनके साथ कोई भी एक एक्स्ट्रा रह रहा है, बूढ़ों सा रह रहे हैं, बुआ है, दादा है, दादी है, कोई भी नाना है, नानी है, कोई भी एक। और फिर मैंने क्या कह रहा हूँ, जॉइंट फैमिली यानी कि क्या, यहाँ पर दो विवाहित जोड़े आ जाएंगे, दादा दादी, पापा मम्मी और उनके बच्चे। तो क्लियर है भाई, आप किस किस फैमिली में रह रहे हो, आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से। हम संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, एकाकी में रह रहे हैं, या विस्तारित में रह रहे हैं। तो ये कई बार ऐसी परिभाषा पूछ ली जाती है, तो ये टॉपिक यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है भाई, इतनी चीजें सभी को क्लियर है। जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो क्या ये चीज क्लियर है भाई। देख लो हमने क्या क्या पढ़ा, एक हमने पढ़ा था परिवार के बारे में, एक हमने पढ़ा क्या,
भोजन विकार के बारे में। भोजन विकार मतलब क्या है कि कौन कौन से दो तरह के होते हैं, एनोरेक्सिया और बुलिमिया। एक हमने पढ़ा था व्यवहार में किस तरीके से परिवर्तन लाते हैं, और एक क्या कहते हैं, एक हमने पढ़ा था कि स्वास्थ्य के परास क्या है, किस तरीके से तबीयत वगैरह का। एक हमने देखा था संचारी रोग जो है वो किस तरीके से फैलते हैं। उससे पहले हमने देखा था स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र क्या था। उससे पहले हमने देखा था स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। और उससे पहले हमने देखा था स्वास्थ्य शिक्षा की परिभाषा क्या थी। तो इतनी चीजें हमने अभी तक पढ़ी है। क्या इतनी चीजें क्लियर है भाई? चलो अब हम आगे चलते हैं। 6th यूनिट के टेस्ट के क्वेश्चन नहीं आए हैं गुरुजी। आप देखोगे वहां पर आपको एक टेस्ट मिलेगा यूनिट वाइज में। तो उसमें मैंने डाल रखा है एनसीईआरटी की क्लास 11 का जो खेल प्रशिक्षण का जो टॉपिक है उसके सारे क्वेश्चन डाले हैं। तो आज उनको क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद 6th यूनिट के जो कल तक क्वेश्चन जो है वो भी अपडेट हो जाएंगे। ठीक है ओम प्रकाश जी। 11वीं क्लास के खेल प्रशिक्षण के जो टॉपिक के जो प्रश्न है वो डाल दिए गए हैं एनसीईआरटी के, तो उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद कल तक आपके जो मैं जो प्रश्न बना रहा हूँ वो भी प्रश्न आपके साथ आ जाएंगे एप्लीकेशन में। कल शाम तक आपको खेल प्रशिक्षण के सारे प्रश्न मिल जाएंगे। हाँ गुरुजी ठीक है। चलो अब अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि मुझे कुछ ऐसे रोग बताओ जो विषाणु जनित हो यानी कि वायरस से संबंधित हो। ऐसे रोग जो वायरस से फैलते हो यानी कि विषाणु जनित रोग हो, बताओ भाई। कोई भी 5 ऐसे रोग बताओ, जिसको जो जो आते हैं बताओ। कि जो वायरस से सब हम सबको हमने या तो हमको बीमारी हुई है या हमने आसपास हमारे बीमारी देखी है। तो आपको ऐसे रोग बताने हैं जो विषाणु संबंधित हो यानी कि वायरस से फैलते हो। जल्दी से जल्दी मेरे को बताओ भाई, कमेंट करके बताओ कि ऐसे रोग जो वायरस से फैलते हो यानी कि वायरस मतलब क्या है, विषाणु से संबंधित हो। तो ये मेरी आज अभी आपको पहली डोज दी जाएगी जिसको आपको याद करके आना है। जो किससे फैलते हो, वायरस से फैलते हो यानी कि विषाणु से संबंधित हो। जल्दी से जल्दी मेरे को बताओ भाई फटाफट, कमेंट बॉक्स में जो भी रोग आपको याद है लिखने हैं फटाफट। वायरस से यानी कि विषाणु से जो रोग फैलते हैं। देख रहा हूं मैं कमेंट सबके। हाँ लिखा है हैजा टाइफाइड, अखिलेश कुमार जी ने लिखा है, मोनी चरण लिख रहे हैं रूबेला। हाँ भाई जिसको जो जो पता है लिखो फटाफट, देखता हूँ मैं। ठीक है। तो अभी हमारी ये स्थिति थी कि हम 4-5 रोग जो है वो भी नहीं बता रहे थे। अब अभी से ठीक 5 मिनट बाद आपको बहुत सारे वायु विषाणु जनित यानी कि वायरस जनित जो रोग है वो याद होंगे। अब कैसे याद होंगे? एक लाइन मैंने आपके सामने लिखी है, आप सब इसको देख सकते हो। क्या लिखा है? इनकम स्मॉल सी है तेरी मेरी, या मेरी तेरी, पर स्वैग कैसा है धाकड़ है। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनकी इनकम तो होती है बहुत छोटी सी, महीने के 5,000 8,000 10,000 कमा रहे हैं, पर स्वैग ऐसा लगता है कि हमारे तो 1 लाख रुपए तनख्वाह है। मतलब इस तरीके से आईफोन वगैरह लेके घूमेंगे और इस तरीके से दिखावा करेंगे कि हम तो बहुत पैसे कमाते हैं। तो वही चीज है, हम भी वही है, इनकम स्मॉल सी है मेरी तेरी, पर कैसा है स्वैग धाकड़ है। तो क्या ये लाइन आपको याद हो जाएगी भाई? इनकम स्मॉल सी है मेरी तेरी, पर स्वैग धाकड़ है। जल्दी से बताओ भाई, इसको अपने मन में बोलना है फटाफट, 3 बार इस लाइन को बोलना है। इनकम स्मॉल सी है मेरी तेरी, पर स्वैग धाकड़ है। पूजा लिख रहे हैं डेंगू, पूजा लिख रहे हैं मलेरिया। अच्छा ये सब वायरस से होते हैं। अभी देखते हैं अभी किससे होते हैं। कैंसर। अभी अभी पता चलेगा ये वायरस से होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं, किससे होते हैं बिल्कुल। हाँ भाई तो जल्दी बताओ भाई, ये ट्रिक याद हो गई, इनकम स्मॉल सी है मेरी तेरी पर स्वैग धाकड़ है। क्या दीजिए याद है? अब देखो ये सारे रोग थे।
इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, मीजल, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, हर्पीज, मम्स, ट्रैकोमा, पोलियो, एड्स, रेबीज, सार्स, कोरोना वायरस, बर्ड फ्लू, हेपेटाइटिस, गैस्ट्रोएंटेरिटिस, डेंगू और येलो फीवर। तो ये इतने सारे रोग हैं जो विषाणु से संबंधित होते हैं। अब यहाँ से प्रश्न बनता है, वो प्रश्न पूछेगा आपसे कि निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? सारे विषाणु जो जनित जो रोग है वो याद करने पड़ेंगे। अब मैंने ये टेबल के थ्रू आपको लिख रखा है, जिसको डायरेक्ट याद होता है डायरेक्ट कर लेना, जिसको डायरेक्ट याद नहीं होता है आ जाओ मेरे साथ, मैं याद कराता हूँ। तो ठीक है, तो अपन क्या पढ़ रहे थे? ये अपन लाइन पढ़ रहे थे भाई। ठीक है, अब ये आपको जिसकी हिंदी है उसको भी ये नॉर्मल लाइन लिखनी है। हम इतनी लाइन जो है व्हाट्सएप पे लिखते हैं सब, तो आपको भी लिखनी है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कि किससे क्या बनेगा। सबसे पहले आ रहा है इन। इन से क्या होगा? इन्फ्लुएंजा। क्या होगा भाई? कौन सा रोग है? इन्फ्लुएंजा रोग है। किससे है? इनसे है। को से क्या होगा? को से होगा कॉमन कोल्ड। को से क्या होगा भाई? को से होगा कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड। ठीक है, उसके बाद चलो सर, मी से क्या होगा? मी से लिखो मीजल्स। मी से लिखना है मीजल्स या मम्स। ठीक है, स्मॉल से क्या होगा? स्मॉल से होगा, स्मॉल को कहते हैं छोटा, यानी कि कौन सी माता? छोटी माता। ठीक है, चिकन, सी से क्या होगा? चिकन पॉक्स। देखो भाई, चिकन पॉक्स। ठीक है, फिर एस से क्या होगा? हर्पीज। मेरी से क्या होगा? मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस। तेरी से क्या होगा? ट्रैकोमा। ठीक है, फिर पर से क्या होगा? पोलियो। ए से क्या होगा सर? ए से होगा एड्स। आर से क्या होगा? रेबीज। एस से क्या होगा? एस से है सारस, एक वायरस का नाम है जिसके अंदर आता है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस। और एक कौन सा होता है? एक होता है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू। ठीक है, एच से क्या होगा? हेपेटाइटिस। ठीक है, जी से क्या होगा? तो लिखते हैं इधर, जी से क्या होगा? गैस्ट्रो इंटेरिटीज। फिर धाकड़ क्या है? कि सर धाकड़ तो है अपना कौन? डेंगू। तो लिखना है धाकड़ से क्या होगा? डेंगू। और हेपेटाइटिस को ही हम कहते हैं येलो फीवर। तो हेपेटाइटिस को भी लिख सकते हैं, या मैं इसको लिख सकता हूँ येलो फीवर। तो ये देखो हमने कितने पढ़ लिए। इन से इन्फ्लुएंजा, को से कॉमन कोल्ड, म से मीजल्स, तीन हो गए। स्मॉल से हो गई छोटी माता। फिर सी से क्या हो गया? चिकन पॉक्स। यानी कितने हो गए? तीन और दो पांच। फिर छह सात आठ, फिर क्या हुआ? नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। इतनी सी लाइन में हमने 17 कर दिया है। गुरुजी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के तो नहीं है क्वेश्चन। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के आप देखोगे, क्लास 11 के स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, फिर मैं एक बार अपडेट कर दूंगा, देख लेना आप आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो इनकम स्मॉल सी है, मेरी तेरी पर क्या है? स्वैग धाकड़ है। इनकम स्मॉल सी है, मेरी तेरी पर स्वैग धाकड़ है। ये कौन से रोग होंगे? ये होंगे विषाणु जनित रोग, यानी कि वायरस से संबंधित। तो वायरस से संबंधित कौन सा होता है? इनसे होता है इन्फ्लुएंजा, को से कॉमन कोल्ड, मे से मीजल्स और मम्स। फिर इनकम हो गया, फिर स्मॉल से हो गया, स्मॉल का होता है छोटी माता। फिर सी से हो गया, सी से हो गया चिकन पॉक्स, इनकम स्मॉल सी। है से हो गया हर्पीज। फिर मेरी से हो गया मेनिनजाइटिस। तो इनकम स्मॉल सी है मेरी, और साथ में किसकी? तेरी भी। तेरी मतलब क्या हो गया? ट्रैकोमा। पर पी से क्या हो गया? पोलियो। ए से क्या हो गया? एड्स। आर से क्या हो गया? रेबीज। फिर आता है स्वैग। स्वैग क्या है? एस से क्या हो गया? सार्स का कोरोना वायरस और बर्ड फ्लू। एस से क्या हो गया? हेपेटाइटिस। जी से क्या हो गया? गैस्ट्रोएंटेरिटिस। और स्वैग क्या है? धाकड़। धाकड़ क्या हो गया? डेंगू। और है से क्या है? येलो फीवर। अब क्या याद हो जाएंगे 17?
इस ट्रिक से याद हो जाएंगे। मेरे साथ ये ट्रिक आपको बार बार बोलनी है। विषाणु जनित रोग यानी कि वायरस से संबंधित रोग, ट्रिक याद करनी है क्या? हाँ, इनकम स्मॉल सी है, मेरी तेरी पर स्वैग धाकड़ है। इनसे इन्फ्लुएंजा, को से कॉमन कोल्ड, मी से मिजल्स और मम्स। फिर है इनकम स्मॉल, स्मॉल से है, स्मॉल को कहते हैं छोटी यानी कि छोटी माता। फिर सी से क्या होता है? चिकन पॉक्स। फिर है से क्या होता है? हर्पीज। फिर मेरी से होता है मेनिंजाइटिस। फिर तेरी से होता है क्या? ट्रैकोमा। पर से होता है पी से पोलियो, ए से एड्स, आर से रेबीज पोलियो पर। फिर क्या होता है? स्वैग यानी कि एस से क्या है? सार्स कोरोना वायरस, सार्स बर्ड फ्लू। फिर एच से क्या होता है? हेपेटाइटिस। फिर जी से क्या होता है? गैस्ट्रोएंटेरिटिस। और फिर धाकड़ है हमारा कौन? डेंगू। और फिर लास्ट में है येलो फीवर। क्या इतनी चीज याद है भाई? फटाफट एक बार ये लिख दो शॉर्ट नोट्स में। इसको 3 से 4 बार लिखोगे तो ये याद हो जाएगी। जिस तरीके से मेरे को याद है आपको भी याद हो जाएगी। पर फिर उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है, तो आप उसको आसानी से बता पाओगे। तो इतने सारे जो रोग है वो किससे फैलते हैं? वायरस से फैलते हैं, यानी कि विषाणु से फैलते हैं। कल हम इसको एक एक को पढ़ेंगे कि अभी आपको आज का जो वर्क है वो क्या है। ये आपको वायरस से जो संबंधित है, विषाणु संबंधित है, इनको याद करना है। अब जब आप इनको याद कर लोगे, हाँ गुरुजी मिल गए जी, थैंक यू जी, ठीक है भाई ओम प्रकाश मिल गए तो ठीक है। तो ये वाले जो रोग है इसको आप जब पढ़ लोगे, उसके बाद हम इसको याद करेंगे कि यहाँ से जैसे मान लो एड्स होता है तो कौन सा प्रभावित अंग होता है, एड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है, कौन से वायरस का क्या नाम है, तो यहाँ से क्या चीज होगी, ये चीजें आपको याद रहेगी। तो हमें कल सब एक एक के बारे में, ये जितने भी 17 हमने पढ़े, एक एक के बारे में हम टेबल से बनाकर याद करेंगे। पर आज का जो होमवर्क है वो आपको ये ट्रिक याद करनी है। क्या याद रह जाएगी भाई ट्रिक? वापस एक बार सुन लो। विषाणु जनित रोग यानी कि वायरस से संबंधित जो रोग है वो कौन कौन से होते हैं। तो अगर वायरस से संबंधित रोग याद करने हैं तो एक ट्रिक है, इनकम स्मॉल सी है, मेरी और तेरी पर स्वैग कैसा है? धाकड़ है। तो इन से इन्फ्लुएंजा, को से कॉमन कोल्ड, मी से मीजल्स और मम्स। फिर स्मॉल से छोटी माता, सी से चिकन पॉक्स। फिर मेरी से हो गया मेनिंजाइटिस, तेरी से हो गया ट्रैकोमा। पर में आ गया पी से पोलियो, ए से एड्स, आर से रेबीज। स्वैग में हो गया एस से सार्स का कोरोना वायरस और बर्ड फ्लू। एच से हो गया हेपेटाइटिस। जी से क्या हो गया? गैस्ट्रोएंटेरिटिस। फिर धाकड़ हो गया हमारा डेंगू, और अंत में है येलो फीवर। तो ये है सारे विषाणु जनित रोग। याद है भाई सभी को? याद हो जाएंगे अब? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं। चलो अब हम देखते हैं। अब कुछ शब्द है, टर्मिनोलॉजीज है, जिस तरीके से हमको पढ़नी पड़ेगी स्वास्थ्य शिक्षा में। तो आज थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जैसे कि एक पूछा जाता है हाइपरग्लाइसेमिया, ये क्या होता है? ये हाइपरग्लाइसेमिया। तो अब जब ऐसे शब्द आते हैं जो थोड़े कठिन होते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है? इसको तोड़ना पड़ता है। तो क्या होता है, मैं अगर तोड़ूंगा तो दो शब्द आपको देखने को मिलेंगे, एक होगा हाइपर, एक होगा हाइपर और एक होगा क्या? हाइपो। तो क्या होता है इन दोनों शब्दों का अर्थ? तो आओ देख लेते हैं। अब हाइपर मतलब क्या होता है? हाइपर मतलब होता है किसी भी चीज का बढ़ना। तो अगर हाइपर को क्या कह रहे हो? हाइपर मतलब क्या? ऊपर की तरफ। मैं कह रहा हूँ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, यानी कि क्या? हाइपर टेंशन होता है भाई। हाइपर टेंशन, हाई बीपी, तो वो क्या हो गया? सब बढ़ना। तो बढ़ना है मतलब क्या हो गया? मैंने कर दिया ऊपर की तरफ, इसको मैंने कर दिया बढ़ना। ठीक है। तो हाइपो क्या होता है? हाइपो मतलब होता है नीचे की तरफ, कम होना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हाइपो मतलब क्या होना? कम होना। अब जिंदगी में कहीं पे भी अगर हाइपर और हाइपो आपको दिखने वाला है, हाइपर मतलब ऊपर यानी कि बढ़ना, हाइपो मतलब क्या? इसका उल्टा यानी कि नीचे की तरफ कम होना। तो हाइपर मतलब मैंने क्या लिख लिया? अधिक। अधिक क्या है? ये ग्लाई। ग्लाई क्या होता है? ग्लूकोज। और सेमिया मतलब क्या होता है? रक्त। यानी हाइपर ग्लाइसेमिया यानी कि हाइपर मतलब अधिक होना, ग्लाई मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज का किस में अधिक होना? रक्त में अधिक होना, उसे कहते हैं हाइपर ग्लाइसेमिया। ठीक है। अब ये क्या होता है, यानी कि रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। कितनी बढ़ती है? तो 100 ग्राम की मात्रा में कितना होता है? 170 ग्राम ग्लूकोज का बढ़ना। यानी कि अगर कोई 100 ग्राम यानी कि 100 ml अगर कोई रक्त है तो उसमें ग्लूकोज की मात्रा कितनी हो जाएगी? 170 ग्राम। तो मैं लिख देता हूँ 100 ml, 100 ml की मात्रा में कितना होता है? 170 ग्राम ग्लूकोज का बढ़ना। ठीक है। अब आगे देखते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। सर हाइपो हमने क्या पढ़ा था? हाइपो मतलब कम होना, ग्लाई मतलब ग्लूकोज, सेमिया मतलब क्या है? रक्त में। तो रक्त में जब ग्लूकोज की कमी होना, उसे क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसेमिया। तो क्या है देखते हैं, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम होना, 100 ग्राम में कितना? 70 ग्राम ग्लूकोज होना। यानी कि 100 ml में क्या लिख सकता हूँ? 100 ml में कितना? 70 ग्राम जो है ग्लूकोज होना। आगे चलते हैं। ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया क्या है? यह एक प्रकार का रक्त कैंसर होता है। तो हम आगे चल के देखेंगे कि ल्यूकोसाइट्स, जो किसे कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स को। तो ल्यूको मतलब क्या? सफेद। तो मैं क्या करूंगा? सफेद
जो डब्ल्यूबीसी सेल में क्या होती है, वृद्धि होती है, सामान्य सेल को दबा देती है, जिससे शरीर में संक्रमण लड़ने की क्षमता को नुकसान पहुंचता है। ल्यूकोपीनिया मतलब डब्ल्यूबीसी कमी होना, ब्लड में डब्ल्यूबीसी की कमी होना। तो ल्यूकोपीनिया मतलब क्या होता है कि जो आपके रक्त में जो डब्ल्यूबीसी है उसकी क्या हो गई, कमी हो गई। तो उसे कहते हैं डब्ल्यूबीसी। ये कैंसर में पाई जाती है, हम आगे देख लेंगे। अगर ये चीज अभी समझ नहीं आ रही, हम धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे समझ आ जाएगी। तो ल्यूकोपीनिया हो गया। फिर क्या होता है, जन्मजात रोग कौन से होते हैं, जैसे एड्स। 1 दिसंबर से डब्ल्यूबीसी में कमी, ठीक है, इसको हम कल पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। बस आपको इतनी सी ध्यान रखना है, हाइपर, हाइपर मतलब ऊपर होना, ग्लाई मतलब क्या, ग्लूकोज, सीमिया मतलब क्या, रक्त। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का अधिक होना हाइपरग्लाइसीमिया, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम होना हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपर और हाइपो आपको याद रखना है। इतनी चीज क्लियर है भाई? ठीक है। ठीक है, तो हमने कौन सी पढ़ी थी, वायरस की पढ़ी थी। तो आज मैं आपको एक और डोज देता हूं, ताकि कल हम जो है दो के बारे में बात करेंगे। जो दूसरा डोज है वो किसका होगा। अब काफी लोग कह रहे थे हैजा, काफी लोगों के जो ये आंसर आ रहे थे मलेरिया, डेंगू वगैरह। तो देखते हैं, अब मैं अगर आपसे प्रश्न पूछूं कि बैक्टीरिया कैसा, बैक्टीरिया यानी कि क्या, विषाणु। विषाणु तो था वायरस, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा जीवाणु। तो आओ बता दो भाई, जीवाणु। तो मतलब मेरे को ऐसे रोग बताने हैं जो किससे संबंधित है, जो जीवाणु से संबंधित रोग है। बताओ भाई, ऐसे रोग जो बैक्टीरिया से संबंधित है, यानी कि किसी बैक्टीरिया से, यानी कि किसी जीव से जो फैलते हैं, उन्हें कहते हैं बैक्टीरिया, यानी कि क्या, जीवाणु संबंधित रोग। तो वो कौन से रोग होते हैं, बताओ भाई अब। वायरस के तो हमने पढ़ लिए 17, पढ़ लिए 17, याद होने जाने चाहिए। अब हम बैक्टीरिया के पढ़ेंगे, तो बैक्टीरिया के रोग बताने हैं आपको कौन कौन से होते हैं। तो मैंने एक ट्रिक ट्रिक लिखी है, जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। क्या आपको दिख रही है भाई, कैसा टीका है। जीएसटी जो है वो पंडित का कैसा टीका है, न्यू टीका है। ये ट्रिक दिख रही है सबको, जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। ठीक है। अभी हम देखेंगे, जिस प्रकार से हमने वायरस को याद किया था, उस प्रकार से हम बैक्टीरिया को याद करेंगे। अब अगर कोई व्यक्ति कहता है कि सर मेरे को ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, मेरे को ऐसे ही याद हो जाएंगे, तो आओ पहले उनको हम ऐसे ही दिखा देते हैं कि कौन कौन से जो है बैक्टीरिया जनित रोग होते हैं। तो ये देखो, जीवाणु जनित रोग, ये भी मैंने आपको टेबल जो है आपको नोट से मिल जाएगी। कौन कौन से, सबसे पहले गोनेरियो यानी कि गोनेरिया, फिर सिफिलिस या साइफिल, फिर क्या है टाइफिड, फिर क्या है प्लेग, फिर क्या है डिप्थेरिया, फिर क्या होता है तपेदिक यानी कि क्या, टीबी, फिर होता है काली खांसी, तो ये खांसी लिख देता हूँ। फिर क्या होता है निमोनिया, टिटनेस, कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोजी, और है से क्या, हैजा। अगर किसी को डायरेक्ट ऐसे ही याद हो जाता है तो भाई ऐसे ही कर लो, बढ़िया बात है, और अच्छी बात है, इससे अच्छी तो कोई बात होगी नहीं। पर अब उन लोगों के लिए जिनको ऐसे डायरेक्ट याद नहीं हो रहा है, आओ अपन ट्रिक से याद करते हैं। तो ट्रिक मैंने क्या बनाई है, ट्रिक है अपने, कौन सी, जीएसटी पंडित का कैसा टीका है, न्यू टीका है। आपने देखा होगा जीएसटी जो है उसमें बदलाव आए हैं। तो वो क्या है, जैसे पहले कार खरीद रहे थे तो क्या 28% जीएसटी दे रहे थे, अब 18% ही है, सरकार ने कर दिया, भारत सरकार ने। तो जीएसटी पंडित का कैसा टीका है, न्यू टीका है। तो आओ देखते हैं कौन कौन से होंगे। तो आपको इसी तरीके से लिखना है, जो चीज इंग्लिश में लिख रहा हूँ इंग्लिश में, जो चीज हिंदी में लिख रहा हूँ वो हिंदी में। अब ये इतना तो हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, जीएसटी, ये तो हम सबको पता है। तो आओ देखते हैं जी मतलब क्या होता है। तो जी का मतलब होता है क्या, गोनेरिया। जी का मतलब क्या होता है सर, तो जी का मतलब होता है गोनेरिया। ठीक है। फिर एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है सिफिलिस। एस का मतलब होता है सिफिलिस या साइफिल। फिर टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब होता है टाइफाइड। फिर प से क्या होता है, प से होता है प्लेग। डिथ से क्या होता है, डिप्थीरिया। का से क्या होता है, का से होता है काली खांसी। का से क्या होता है भाई, काली खांसी। फिर न्यू से क्या होता है, न्यू से होता है न्यूमोनिया।
या निमोनिया। फिर टी से क्या होता है? टी से होता है हमारे टिटनेस। टी से क्या होता है भाई? टिटनेस। का से क्या होता है? का से होता है कुष्ठ रोग। और है से क्या होता है? है से होता है हैजा। है से क्या होता है? हैजा। ठीक है भाई। तो ये कितने पढ़ लिए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और 10। तो ये 10 प्रकार के ऐसे हैं जो जीवाणु से यानी कि बैक्टीरिया से फैलते हैं। ठीक है भाई, वापस बोलता हूँ। क्या जीवाणु संबंधित जो रोग है यानी कि जो बैक्टीरिया से जो फैलते हैं, जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। ये आपकी ट्रिक है, जिसमें जी का मतलब होता है गोनेरिया, एस का मतलब सिफिलिस, टी का मतलब टाइफाइड, पी से होता है यानी कि पंडित में प से होता है प्लेग, डिथ से होता है डिप्थीरिया। फिर क्या होता है पंडित? फिर हम यहाँ पर ट से लिख सकते हैं क्या? टीबी, यानी कि क्या? तपेदिक। तो ये भी मैं लिख देता हूँ, ये एक बार भूल गया था लिखना। तपेदिक लिखूं या टीबी लिखूं भाई? चलो आप जो बोलते हो, आप कहते हो तपेदिक ही लिख दो। ठीक है भाई, तपेदिक लिख देते हैं। तो क्या हो गया? टीबी। फिर कहा से क्या? काली खांसी, न्यूस हो गया निमोनिया, टी से हो गया टिटनेस, कास हो गया कुष्ठ रोग, और है से क्या है? हैजा। बिल्कुल पंडित में तपेदिक बच गया। जी जी बिल्कुल लिख दिया। ठीक है, तो 11 तरह के क्या है? ये जो जीवाणु संबंधित रोग है यानी कि बैक्टीरिया संबंधित जो रोग होते हैं। आओ एक बार वापस देखते हैं, हम ट्रिक के माध्यम से आपको मेरे साथ रिवाइज करना है। सर आपने क्या बोला? जीवाणु संबंधित रोग कौन से होते हैं? जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। जी से होता है गोनेरिया, एस से सिफिलिस, टी से टाइफाइड, पंडित में प से प्लेग, डिथ से डिप्थीरिया, और त से क्या हो गया अपना? तपेदिक यानी कि टीबी। फिर कास हो गया काली खांसी, न्यू से निमोनिया, टी से टिटनेस, क से कुष्ठ रोग, और है से हैजा जिसे कहते हैं कॉलेरा। तो ये सारे थे जीवाणु संबंधित रोग यानी कि डिजीज जो बैक्टीरिया से फैलते हैं। क्लियर है भाई इतनी चीज? तो हमने क्या है, विषाणु को भी पढ़ लिया, और हमने किसके पढ़ लिया? जीवाणु के भी पढ़ लिए। अब आपका आज का जो होमवर्क है, टिटनेस और डिप्थीरिया, बिल्कुल यहाँ लिख दिया ना, टिटनेस ये रहा टिटनेस, और डिप्थीरिया ये रहा डिप्थीरिया। शारदा गोदारा लिख दिया, टिटनेस और डिप्थीरिया बिल्कुल। ये हमारी ट्रिक में आ गया है। लगभग लगभग सारे ही जो जीवाणु संबंधित जो रोग है, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, वो सारे मैंने इस ट्रिक में लिख दिए हैं। जीएसटी पंडित का कैसा टीका है? न्यू टीका है। जीएसटी चेंज हुई है तो पंडित का कैसा टीका होगा? न्यू टीका होगा। ये आपको याद रखना है। क्लियर है भाई? तो हमने विषाणु संबंधित रोग पढ़ लिए, हमने जीवाणु संबंधित रोग लिए। अब आपको ये याद करके आना है। अगर आप याद करके नहीं आएंगे तो कल हम आगे नहीं चल पाएंगे। आगे क्या चलना है सर? कौन से अंग जो है, इन रोगों से कौन सा अंग प्रभावित होता है, इनकी अगर कोई वैक्सीन है तो कौन सी वैक्सीन है, इनकी कोई दवा है तो कौन सी दवा है, या अगर मैं कहूँ कि इनका कोई अन्य नाम है तो उनका कौन सा अन्य नाम है। जैसे हम कहते हैं छोटी माता को चेचक के नाम से जानते हैं। तो वो सारे हमको कल याद करने हैं। क्लियर है भाई? सभी को इतनी चीजें क्लियर है? याद हो रही है? मजा आ रहा है पढ़ने में? जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो। फिर बस हम आज की क्लास को यहाँ पे खत्म करते हैं। पर इतनी चीज आपको याद होनी चाहिए, हम मैंने क्लास छोटी इसलिए रखी है कि आप ये कल चीजें याद करके आओ। शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, लॉन्ग नोट्स होना चाहिए। अगर साथ में मेहनत कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ 3 महीने के अंदर खत्म कर देंगे हम इस कोर्स को, रस्ते नाबूद कर देंगे। वाह सर, ऐसे आसान तरीका हो ही नहीं सकता। थैंक यू सर, बिल्कुल पूजा। हम आसान तरीके से पढ़ेंगे, बट शर्त ये है कि आपको मेरे साथ कंटिन्यू रोज लाइव क्लास लेनी है, और कंटिन्यू मेरे साथ ऐसे ही पढ़ना है। जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, हम सिर्फ एक सवा घंटा अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, एकदम से आपको लोड नहीं दे रहा हूँ। पर जो मैं बता रहा हूँ वो आपके नोटबुक में होनी चाहिए। ये पीडीएफ मैं अभी डाल दूंगा, आपको याद करना है, आपको करना है, ये आपके ऊपर है। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं आपको आसान से आसान तरीका बता रहा हूँ, अगर आप नहीं चल रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। हम ऐसे चयन नहीं पा पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। जो प्रश्न जैसे जैसे उठ रहे हैं, उन प्रश्नों के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ। जो जो एग्जाम में आ रहे हैं, जैसे मैंने हम स्टार्ट किया था, तो कैसे व्यवहार में परिवर्तन होता है, ये सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो मैं प्रश्नों के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। क्लियर है भाई सभी को इतनी चीजें? मजा आ रहा है पढ़ने में? ठीक है, तो कल हम इसके आगे चलेंगे। आपको ये क्लास यहाँ तक याद करके आनी है। इस क्लास को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, विराम देता हूँ। फिर हम मिलेंगे कल, इसी के आगे पढ़ेंगे, सारे रोगों को एक साथ और देखेंगे। अब यहाँ पर अभी बाकी है, परजीवी से संबंधित कौन से होते हैं?
कवक से संबंधित कौन से होते हैं और इन सब का डिटेल में विस्तारण कि किसको अन्य नाम से होता है, किसकी वैक्सीन होती है या किसकी अगर कोई रोग हो जाता है तो उससे कौन-सा प्रभावित अंग होता है। यहाँ से प्रश्न बहुत अधिक पूछे जाते हैं दोस्तों, बहुत अधिक। या फिर जैसे हम देखेंगे एड्स तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फिर हम देखेंगे कि एड्स को जो है, जो कौन-सा टीका जो है यानी कि एड्स का जो टेस्ट होता है, वो टेस्ट कौन-सा होता है? तो हम देखेंगे एलिसा टेस्ट, तो एलिसा टेस्ट का क्या फुल फॉर्म होता है? फिर होगा इसके लिए दूसरा टेस्ट होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, किसके लिए कौन-सा टेस्ट जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये सब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, आपको इतना पढ़ के आना है। क्लियर है भई? ठीक है, तो हम आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, कल हम इसको आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। ठीक है भई।